दोस्तों, आज हम फिर से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं फिजिक्स की एक और क्लास लेकर। ये फिजिक्स की तीसरी क्लास आज हम लोगों की होगी। इससे पहले कि मैं अपनी इस क्लास को स्टार्ट करूं, आप लोग धरती पुत्र फाउंडेशन, जो कि घनानंद सर द्वारा संचालित है, से जुड़ें, जिससे आप निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकें। ये क्लासेस 6 to 12 तक निःशुल्क होंगी, ठीक है। और इसमें आपको विशेषज्ञ मिलेंगे और कोशिश यही रहेगी हम लोगों की कि हम लोग आप लोगों को क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, बिना देरी किए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, इससे पहले कि क्लास की शुरुआत करें, हम लोग क्लास की शुरुआत इस कोट से करते हैं। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ। बच्चों ध्यान देना, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। सही बात है, अगर हम जीवन में खुद को बेचने लगते हैं तो हमारी कीमत घट जाती है, लेकिन जब हम बिकने पर उतारू नहीं होते हैं तो हमारी कीमत बढ़ती है, लोग हमारी वैल्यू और ज़्यादा करने लगते हैं। इसलिए किसी भी कीमत पर अपने आप को बेचना नहीं है, अपनी आत्मा को बेचना नहीं है। चलिए, यहीं से आज के क्लास के सफ़र का आगाज़ करते हैं। बच्चों, आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे देखते हैं आज की कक्षा में। आज की कक्षा में सबसे पहले हम लोग प्रीवियस क्लासेस का रिकैप देखेंगे, उसके बाद की टर्म्स देखेंगे, यानी कौन कौन से महत्वपूर्ण पद हैं। यहाँ से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए, सबसे पहले रिकैप देख लेते हैं। रिकैप या संक्षिप्तकी में हमने साइंस के बारे में पढ़ा था, कंटेंट्स देख लिया था, फिजिक्स की डेफिनेशन देख ली थी, और उसके फादर कौन कौन हैं उनको भी हमने देख लिया था। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखा था, लाइट रिफ्लेक्शन देखा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देख लिया था, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन देख लिया था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देख लिया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लिया था। ये फादर ऑफ साइंस, ये जानना बहुत ही जरूरी है कि फादर ऑफ साइंस गैलीलियो को कहा जाता है। चलिए, इसके बाद ये गैलीलियो है, इन्हें ही फादर ऑफ साइंस कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न साइंस भी यही है। फिजिक्स की डेफिनेशन हमने देख लिया था। फिजिक्स की एटमोलॉजी, फिजिक्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो अरस्तु की एक किताब है, उसी से ये लिया गया है। फिजिक्स टाइटल वहीं से लिया गया, वहीं से ये फिजिक्स ओरिजिनेट हुआ है वास्तव में। चलिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। फिजिक्स की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई थी। इसके बाद देखिए, फादर ऑफ फिजिक्स मैंने आपको बताया था। वैसे तो फिजिक्स के 3 फादर हैं, मगर मुख्य रूप से न्यूटन साहब को जाना जाता है फिजिक्स के फादर के रूप में। फिजिक्स के 3 फादर हैं, गैलीलियो गैलीली भी हैं, आइजैक न्यूटन सर हैं, और अल्बर्ट आइंस्टीन। तीनों को फिजिक्स का फादर कहा जाता है। इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स के पिता अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है, यानी आधुनिक भौतिकी के पिता अल्बर्ट आइंस्टीन है। ये सब मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपको बता दिया था। मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताया था, किस तरह से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। देखिए, प्रिज्म भी रिफ्लेक्शन या परावर्तन की घटना को प्रदर्शित करता है। इसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में कि ये 2 तरह का होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसी को स्पेकुलर रिफ्लेक्शन या रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। नियमित परावर्तन दर्पण से होता है, ठीक है। इसके बाद फिर ये देखिए, ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, मैंने बताया था। देखिए, स्मूथ वाटर सरफेस से रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, इधर वेवी वाटर सरफेस से इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का परावर्तन बताया था। इसके बाद इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन या अपवर्तनांक के बारे में मैंने आपको बताया था, n=c/v। इसके बाद मैंने आपको पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाया था, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ाया था, स्नेल्स लॉ पढ़ाया था,
बेंडिंग टेंडेंसी पढ़ाया था। जैसा कि हम जानते हैं स्नेल्स लॉ, ब्ली ब्रॉड स्नेलस, जिनको शॉर्ट में स्नेल कहा जाता है, के द्वारा प्रतिपादित एक सिद्धांत है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है, मैंने आपको बताया था, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके अतिरिक्त लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था कि दो तरह के लॉज होते हैं, जिसमें से ये स्नेल्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर इज इक्वल टू वी ए आर अपॉन वी ग्लास इज इक्वल टू एन ग्लास अपॉन एन एयर, यानी साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन। ब्ली बोर्डी स्नेल के द्वारा प्रतिपादित स्नेल्स लॉ के बारे में मैंने आपको बताया था। स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू। चलिए ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में मैंने बताया था, और मैंने आपको बेंडिंग टेंडेंसी के बारे में बताया था कि लाइट रे किस तरह से बेंड करती है। चलिए डेफिनेशन ऑफ लाइट मैंने आपको पढ़ाया था, और मैंने क्या क्या आपको पढ़ाया था। मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट बताया था, मैंने आपको डिस्पर्सन या वर्ण विक्षेपण की घटना क्या होती है मैंने बताया था, एब्जॉर्प्शन या अवशोषण किसे कहते हैं, इसे भी मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ाया है। ये देखिए प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है, बता चुका हूं मैं, ठीक है। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहाँ से कहाँ तक होता है, गामा रे से शुरू होकर के रेडियो वेव्स तक होता है। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कहाँ से कहाँ तक होता है, गामा से रेडियो वेव्स तक होता है, देख सकते हैं। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में विजुअल लाइट का स्थान बीचों बीच में आता है, तीन इधर से छोड़ दीजिए, तीन इधर से, बीच में विजुअल लाइट या दृश्य प्रकाश का स्थान आता है। इसके बाद विजुअल लाइट में भी स्पेक्ट्रम होते हैं, जिसमें 7 कलर होते हैं, मैंने आपको बताया है, ठीक है। लाइट के वेव नेचर की बात अगर हम करें तो लाइट के वेव नेचर में इतनी घटनाएं होती हैं, रिफ्रैक्शन होता है यानी अपवर्तन होता है, इंटरफेरेंस होता है यानी व्यतिकरण होता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है, यानी यंग का द्विछिद्रक प्रयोग, और विवर्तन होता है यानी डिफ्रैक्शन होता है। विवर्तन की घटना भी वेव नेचर है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन या एकल छिद्रक विवर्तन, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, इतनी घटनाएं वेव नेचर ऑफ लाइट से होता है। मैं आपको बता चुका हूं, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट डिफ्रैक्शन थ्रू क्लाउड्स, बादलों से होकर के प्रकाश का विवर्तन, इस तरह से होता है, बादलों से प्रकाश का विवर्तन। इसके बाद ये एक छिद्रक विवर्तन है। एक छिद्रक विवर्तन में देखिए इस तरह से, अगर 3 छिद्र हैं अलग अलग चौड़ाई के, ठीक है, तो कैसे होता है, और अगर 4 छिद्रक हैं तो कैसे होता है। ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की घटना भी प्रकाश के तरंग से संबंधित है, ठीक। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, लाइट एंड वेव्स, लाइट एज अ वेव जब बिहेव करती है, ट्रांसमिशन भी करती है यानी संचरण भी करती है, रिफ्लेक्शन या परावर्तन करती है, रिफ्रैक्शन करती है, डिफ्रैक्शन या विवर्तन करती है, एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण करती है, स्कैटरिंग या प्रकीर्णन करती है। इतनी घटनाएं लाइट एज अ वेव शो करती है। इसके बाद देखिए ट्रांसमिशन ऑफ लाइट है, प्रकाश का संचरण, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इस सब मैं आपको बता चुका हूँ। ये देखिए विवर्तन की घटना इस तरह से होती है, ये प्रकाश का अवशोषण या एब्जॉर्प्शन हो रहा है। प्रकाश का अवशोषण सोलर पैनल भी करते हैं, ये
तो ये सारी घटनाएं होती हैं वेव नेचर ऑफ लाइट या प्रकाश के तरंग प्रकृति के कारण। प्रकाश के तरंग प्रकृति के कारण ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन भी होता है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट इज आल्सो ड्यू टू वेव नेचर ऑफ लाइट। ये देखिए यहाँ पर चकाचौंध दिखाई दे रहा है, ग्लेयर दिखाई दे रहा है। ये ग्लेयर किसकी वजह से है? ये ग्लेयर अनपोलराइज्ड लाइट की वजह से। और जब यही पोलराइज्ड लाइट को डाल देते हैं तो ये जो गमला है इसमें ग्लेयर रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये सब उसी से है, पोलराइजेशन का ही एक इमेज है ये देखिए अनपोलराइज्ड लाइट को हम एक युक्ति के माध्यम से पोलराइज्ड या ध्रुवित कर लेते हैं। अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद 3D मूवीज। 3D मूवीज जो होती है, त्रिविमीय जो फिल्में होती हैं, उनको हम लोग पोलराइजेशन की घटना से देख सकते हैं। ठीक है, चश्मा लगाते हैं तो ये सब पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में क्या क्या होता है। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में इतनी घटनाएं होती हैं। मैंने आपको बताया था कि प्रकाश एक पार्टिकल या कण भी है। तो अगर कण है तो कण में इतनी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, कॉम्पटन होता है। एक्सरे की स्कैटरिंग होती है और प्रोडक्शन होता है, वो भी पार्टिकल नेचर की वजह से होता है। लेजर लाइट होती है, वो भी प्रकाश की कणिका सिद्धांत की कणिका प्रकृति की वजह से है। फोटॉन या प्रकाश का कण, ये भी प्रकाश के कण सिद्धांत से। फोटो मीन्स प्रकाश होता है और फोटॉन मीन्स प्रकाश का कण होता है। ठीक, तो ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए, इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने दिया था? हर्ट्ज ने दिया था। ठीक, इसके बाद ये 3 वैज्ञानिक हैं जिनका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश वैद्युत प्रभाव में योगदान है। कॉम्पटन इफेक्ट या कॉम्पटन प्रभाव कॉम्पटन ने दिया था। इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था 1927 में। ठीक है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ कि इतने तरह से प्रकाश, इतनी तरह की घटनाएं प्रकाश प्रदर्शित करता है। एक्सरे ट्यूब यूज़ कर लेते हैं और उससे हम प्रकाश एक्सरे को उत्पादित करते हैं। तो एक्सरे का प्रोडक्शन इस तरह से होता है। इस तरह देखिए, ये सब बता चुका हूँ। फिर ये देखिए इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे है या इनकोहेरेंट स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे। ठीक, रेले स्कैटरिंग, ये भी क्या है? इलास्टिक स्कैटरिंग या कोहेरेंट स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे। एक्सरे का फैलना, ठीक है, इसके स्केटर होना यानी बिखरना, एक्सरे का बिखराव इस तरह से होता है। देखिए ये इनइलास्टिक वाला है। ठीक है, इनइलास्टिक एक्सरे का इस तरह से स्कैटरिंग हो जाता है। चलिए, एक्सरे के बारे में बताया था कि एक्सरे की खोज रॉन्टजन ने की थी। ठीक है, ये इसके बाद फिर एक्सरे की खोज किसने की थी? रॉन्टजन ने की थी। ये बात हो गई। ठीक, एक्सरे क्लिनिकल पर्पस में यूज होता है। ठीक, इसके बाद देखिए और आगे हम लोग ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लैब में इसको किया जा सकता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ये देखिए इक्विपमेंट यूज करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये लैब में कुछ इस तरह से होता है। चलिए, इसके बाद देखिए लैब में बहुत ही आराम से इसको किया जा सकता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। ठीक, कॉम्पटन इफेक्ट, ये भी प्रकाश की घटना है। ठीक, किस तरह से एक्स किरणें इसमें फैलती हैं, बिखरती हैं। ठीक है, ये लेजर लाइट भी प्रकाश की एक घटना है जो कि प्रकाश के कण प्रकृति को प्रदर्शित करता है। फोटॉन भी प्रकाश की कण प्रकृति को दर्शाता है। अगर ये फोटॉन ना हो तो हम नहीं कह सकते कि प्रकाश कोई कण है, लेकिन फोटॉन है तो ये एक उदाहरण है प्रकाश के कण सिद्धांत का। ठीक, प्रकाश का वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी होती है यानी प्रकाश की द्विधारी प्रकृति होती है। ये देखिए ये घटना बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है। ये इसे हम लोग कहते हैं इंद्रधनुष। इंद्रधनुष या रेनबो। रेनबो या इंद्रधनुष में क्या क्या घटनाएं होती हैं? इसमें कई घटनाएं एक साथ होती हैं। जैसे इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी होता है यानी प्रकाश का अपवर्तन भी होता है। दूसरा,
इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना भी होती है। और तीसरा इसमें जो घटना होती है वो होती है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यानी क्या क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, ये घटना भी इसमें देखने को मिलती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना भी देखने को मिलती है। इसके अलावा वर्ण विक्षेपण की घटना भी इसमें देखने को मिलती है। इस तरह से कई घटनाओं का संयोग होता है इंद्रधनुष। चलिए आगे चलते हैं। व्हाइट लाइट इस तरह से 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, सफेद श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो रहा है। वी फॉर वायलेट, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ये एक एक्रोनिम है। इस एक्रोनिम के माध्यम से हम समझ सकते हैं वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड। और हिंदी में अगर करना हो तो इसको याद रखेंगे बैजनी हैप्पी नाला। बैजनी हैप्पी नाला करके याद रखेंगे तो हमें हिंदी में याद हो जाएगा बै फॉर बैगनी, जा फॉर जामुनी, नी फॉर नीला, है फॉर हरा, पी फॉर पीला, ना फॉर नारंगी, ला फॉर लाल। तो इस तरह से इसको भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इस तरह से श्वेत प्रकाश अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में विभक्त होता है। अब देखिए प्रकाश का एब्जॉर्प्शन भी होता है। प्रकाश कुछ ऐसी सतहें होती हैं जो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में खास ये 3 प्रॉपर्टी ये भी हैं। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। चलिए इसको छोटा करते हैं। ठीक, देखिए इसके बाद अदर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में मैंने आपको पढ़ाया है। क्या क्या पढ़ाया है देखिए। फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, उसकी स्पीड होती है इतनी, और वेवलेंथ होती है। ये सारी बातें मैं आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद देखिए बच्चों, अगर कोई तरंग दैर्ध्य है यानी वेवलेंथ है तो उस तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ में क्रेस्ट होगा यानी श्रृंग होगा, और ट्रफ होगा यानी गर्त होगा। ये सर्वोच्च बिंदु को क्या कहते हैं, क्रेस्ट कहते हैं, और ये जो निम्नतम बिंदु है उसे ट्रफ कहते हैं। इसके अलावा एम्पलीट्यूड होता है या आयाम होता है। ठीक, ये पूरा आयाम है। ठीक, इसके बाद रेस्ट पोजीशन, ये वाली जो पोजीशन है बीच वाली, इसे रेस्ट पोजीशन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसको मैंने आपको बताया था। इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन चेंज नहीं होती, यानी प्रकाश की आवृत्ति अपवर्तन के दौरान नहीं बदलती। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताया था। मैंने आपको ये भी पढ़ाया था दर्पण और लेंस। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा इसको देखते हैं। बच्चों ये दरअसल इसको हम लोग कहते हैं फ्लैट मिरर या प्लेन मिरर। इसको हिंदी में कहते हैं समतल दर्पण, या वही दर्पण है जिसमें हम लोग जब कभी बाहर जाते हैं, जैसे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो अपने बालों को यूं संवारते हैं, अपने चेहरे को देखते हैं कि हम अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। ठीक है, तो इसी दर्पण से हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये सबके घरों में होगा। देखिए ये किस तरह से बनता है, ये कुछ इस तरह से बनता है। एक साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, दूसरी साइड पॉलिश्ड होती है या सिल्वर्ड सरफेस होती है। ठीक है, जिससे प्रकाश का क्या हो सके, परावर्तन हो सके। तो ये प्लेन मिरर है। ठीक है, ये देखिए इसको मैंने बताया था कि मिरर के मुख्य रूप से मिरर के 3 प्रकार हैं, प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। और लेंस के मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं। ये तो फिलहाल पूरा है, इससे ज़्यादा प्रकार नहीं होता मिरर का, लेकिन यहाँ पर लेंस के और भी प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही होते हैं, कन्वेक्स लेंस या बाई कन्वेक्स लेंस
कॉनकेव लेंस या बाई कॉनकेव लेंस, यानी द्वि उत्तल लेंस या उत्तल लेंस और द्वि अवतल लेंस या अवतल लेंस। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था। इसके अलावा मैंने ये सब आपको बताया था। ये देखिए गोलीय दर्पण है। ठीक है, सोसाइटी में ऐसे लगा रहता है जिससे पूरा का पूरा चित्र आ जाता है। ठीक है, पूरी सोसाइटी का चित्र देख सकता है जो वहाँ पर गार्ड होता है एक बार में। ठीक, स्फेरिकल मिरर, अब देखिए इस तरह से स्फेरिकल मिरर से कन्वेक्स, इधर वाला सरफेस है, इधर वाला कॉनकेव है, और इस तरह से इसी से बना लेते हैं। हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास होता है, मैंने बताया था। ये देखिए कन्वेक्स मिरर इसी से बना लिया इतना। ठीक है, ये कन्वेक्स मिरर बना लिया, कन्वेक्स मिरर बना लिया। ठीक, इधर से पॉलिश कर दिया, कन्वेक्स मिरर हो गया। ये देखिए कॉनकेव मिरर बना लिया। ठीक है, ये बाहर के साइड में पॉलिश कर दिया। ठीक, तो ये सब मैंने आपको बताया था। ठीक है, हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास से किस तरह से कॉनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर बनाया जा सकता है। चलिए, इसके बाद देखिए स्फेरिकल मिरर ये। ठीक, इसके बाद देखिए ये चम्मच का उदाहरण देकर मैंने आपको बताया था कि चम्मच से किस तरह से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण बना सकते हैं। ये अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर है, ये उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, कॉनकेव मिरर में हमेशा चित्र उल्टा बनता है। ठीक है, और ये वो पार्ट है जिसमें जब पराठा बनाते हैं तो तेल भरते हैं। ठीक है, चम्मच के जिस पार्ट में तेल भरते हैं वो कॉनकेव मिरर की भांति व्यवहार करता है, और ये वो पार्ट है जब पराठा बनाते हैं तो इसी से तेल पूरे पराठे में लगाते हैं, तो ये उभरा हुआ तल। ठीक है, ये कन्वेक्स मिरर की भांति व्यवहार करता है। ठीक, कॉनकेव मिरर गोलीय दर्पण होता है। ठीक है, ये देखिए कॉनकेव मिरर में हमेशा प्रतिबिंब उल्टा बनता है, हमेशा इमेज उल्टा बनता है। ठीक, इसमें खाना भरकर खाते हैं ना, वही वाला। ठीक है, इसी में खाना भरकर खाते हैं, अगर इसमें देखेंगे आप तो आपका जो चित्र बनेगा वो उल्टा बनेगा, समझ लीजिए ये कॉनकेव मिरर है। तो चम्मच, इसके अलावा कॉनकेव मिरर का प्रयोग डेंटिस्ट, दंत रोग विशेषज्ञ भी करते हैं। उनके पास जो लेंस जो दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, सब मैंने आपको बताया था। ये देखिए ये क्या है, अवतल दर्पण है, ये सब मैंने बताया था। ठीक, रियर व्यू देखने के लिए गाड़ियों में लगा रहता है साइड वाला शीशा, वो क्या है, उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण के बारे में मैंने बताया था कि डाइवर्जिंग एक्शन शो करता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग। देखिए इसका एक यूज ये भी है, कॉनकेव मिरर दाढ़ी बनाते वक्त प्रयोग करते हैं। ठीक है, सोसाइटी में, किसी भी सोसाइटी में आप जाएंगे, ठीक है, किसी फ्लैट में इस तरह से एक मिरर लगा रहता है, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है, कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग मिरर होता है। ठीक है, स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल लेंस कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, कन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। ठीक है, देखिए ये सब मैंने अपने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था। कन्वर्जिंग एक्शन, कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग एक्शन करता है, मैंने बताया था, और कॉनकेव लेंस क्या करता है, डाइवर्जिंग एक्शन करता है या अपसारी क्रिया करता है। ठीक, चलिए इसके बाद देखिए मार्केट में अवेलेबल है, परचेज कर सकते हैं, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ लेंस, कन्वेक्स कन्वर्जिंग एंड कॉनकेव डाइवर्जिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, इस बात को बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए कि अगर मिरर की बात हो, मिरर, तो मिरर में कॉनकेव मिरर होगा और कॉन्वेक्स मिरर होगा। ठीक, इसमें कॉनकेव मिरर हमेशा कन्वर्जिंग मिरर होता है और कॉन्वेक्स हमेशा डाइवर्जिंग मिरर होता है। चलिए फिर से लिखते हैं तो गलत हो गया। चलिए अगर मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर हमेशा कन्वर्जिंग मिरर होगा, कन्वर्जिंग मिरर होगा, और जबकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा
डाइवर्जिंग मिरर होगा। जबकि लेंस में अगर हम बात करें, लेंस में, ठीक है, तो लेंस में हमेशा क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर कन्वर्जिंग होगा, जबकि कॉनकेव मिरर डाइवर्जिंग होगा। ये सब मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये मैंने आपको बताया था, मैंने ये भी आपको बताया था, ठीक। इसके बाद मैंने, हाँ, तो यहाँ से आज जो है अपनी क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। की टर्म्स या मुख्य पद, की टर्म्स या मुख्य पद क्या क्या हैं? पहली चीज तो है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे आपतित किरण, ठीक है, किसी सतह से टकरा करके जो प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है उसी को वास्तव में कहते हैं आपतित किरण। देखिए ये किरण है ना, इस सतह से यानी मिरर या दर्पण की सतह से टकरा रही, तो यही आपतित किरण है, इंसिडेंट रे है। रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण क्या है? परावर्तन के बाद, ठीक है, परावर्तन के बाद जो किरण जाती, देखिए यहां से परावर्तन हुई, परावर्तन होने के बाद यूं गई, तो यही है आपकी परावर्तित किरण, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। प्रकाश की वह किरण जो परावर्तन के बाद सतह से परावर्तित होती है, ठीक। इसके बाद देखिए रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। क्या होता है रिफ्रैक्टेड रे? रिफ्रैक्टेड रे यानी अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण क्या है? प्रकाश की वह किरण जो किसी नए माध्यम में प्रवेश करने के बाद मुड़ जाती है। देखिए प्रकाश की किरण कुछ इस तरह से आई, आने के बाद ये देखिए ऐसे मुड़ गई, जाना था इसको ऐसे, ठीक है, और मुड़ करके चली गई ऐसे, इसी को कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। नॉर्मल क्या है? कोई काल्पनिक रेखा जो आपतन बिंदु पर सतह पर लंबवत डाली गई है। देखिए ये आपतन, ये प्रकाश की किरण इस तरह से आ रही है, आपतित किरण है, ठीक है, तो यहां पर आपतन बिंदु है, मान लेते हैं वो है, इसी पर कोई आपने काल्पनिक और अभिलंब रेखा डाल दिया, ये अभिलंब रेखा आपने डाल दिया, एक लंबवत एक रेखा डाल दिया, ठीक, इसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मल या अभिलंब, ठीक। कोई काल्पनिक रेखा जो कि सतह के लंबवत डाली गई है, कहां पर डाली गई है? आपतन बिंदु पर। तो कोई काल्पनिक रेखा जो आपतन बिंदु पर सतह के लंबवत डाली गई है अभिलंब कहलाती है, ठीक है। इसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन, प्रकाश आपतन कोण और परावर्तन कोण, ठीक है। आपतन कोण क्या है? आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होता है भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस? तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तन कोण क्या है? ठीक, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। देखिए आपतन कोण ये है अभिलंब, नॉर्मल लाइन है, और ये है आपतित किरण, ठीक। तो इनके बीच में देखिए ये कोण बन रहा है, इसी कोण को एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण कहते हैं, और इसे सामान्यता आई से प्रदर्शित करते हैं, हालांकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग है, तो सब ज्यादा नहीं, बस इसको आई से ही प्रदर्शित करते हैं, इतना ही ध्यान रखना है, इतना ही बहुत है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या परावर्तन कोण क्या है? देखिए यहां पर ये अभिलंब है और ये क्या है? परावर्तित किरण है। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में देखिए ये बन रहा है कोण, इसी कोण का नाम है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या परावर्तन कोण, ठीक है। तो परावर्तन कोण मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं ये सब, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड इंटरफेस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी मैंने पढ़ाया है। एंगल ऑफ
रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण क्या है? अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को अभिलंब कोण, अपवर्तन कोण कहते हैं। इंटरफेस यानी सीमा, ठीक है। इंटरफेस क्या होता है? वो बाउंड्री या सीमा होती है दो मीडिया या दो माध्यमों के बीच की सीमा, जहां पर अपवर्तन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इंटरफेस कहते हैं। दो भिन्न भिन्न माध्यमों के बीच की सीमा जहां पर अपवर्तन होता है, इंटरफेस कहलाता है। चलिए, प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष और सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र क्या होता है? मुख्य अक्ष और वक्रता केंद्र, चलिए इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। कोई रेखा जो दर्पण या लेंस के वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। A line passing through the center of curvature of a lens or mirror। चलिए इसको लिख देते हैं, मुख्य अक्ष की परिभाषा। वह रेखा जो दर्पण या लेंस के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र क्या है? गोले का केंद्र, गोले का केंद्र जो किसी गोलीय दर्पण का भाग है, यानी कोई गोलीय दर्पण है, उसी से तो बना है दर्पण, तो उस गोले का केंद्र, ठीक है, गोलीय दर्पण का वह भाग, मतलब इसमें क्या है, चलिए मैं इसको बताता हूं आपको फिर से। पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस देख लीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष को देख लेते हैं। ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष है, ठीक है। ये कहां से पास हो रहा है? मिरर के कहां से पास होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी से। ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी, ठीक। क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र इसको कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। मतलब वक्रता केंद्र क्या है? गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच अ कर्व्ड मिरर इज पार्ट ऑफ, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। ये वक्रता केंद्र कहां पर बना हुआ है देखते हैं। ये है वक्रता केंद्र, देख रहे हैं।
सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र। ये सब काल्पनिक होता है, इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। और रेडियस ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या है? तो जो गोला होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो यहां पर अगर वक्रता त्रिज्या की परिभाषा लिखनी हो तो हम कहेंगे कि गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं। देखिए ये मैंने अभी भी आपको बताया था, कनकेव और कन्वेक्स, ठीक। ये देखिए ये क्या है, कॉन्केव मिरर है, ये कन्वेक्स मिरर है। कॉन्केव मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, यानी परावर्तक सतह, ठीक है। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए अब ये खास चीज यहाँ से देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अभी अभी बताया ना मैंने आपको, ठीक है, कि ये क्या है, सी वक्रता त्रिज्या है या सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होता है, ठीक, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होता है, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि कॉन्केव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होता है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है परावर्तक तल के समीप, परावर्तक तल के समीप होता है, क्योंकि ये देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और इसका क्या होता है, वक्रता केंद्र हमेशा पॉलिश्ड या कलाई वाले सतह के समीप, कलाई वाली सतह या पॉलिश्ड सरफेस के समीप इसका होता है। इसका होता है कन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। चलिए ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस बता दिया है। फोकल पॉइंट को देख लेते हैं, फोकस या फोकल पॉइंट एंड फोकल लेंथ। क्या होता है फोकस? फोकस या फोकस दूरी, सॉरी फोकस या फोकस बिंदु क्या होता है? द पॉइंट वेयर लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। मतलब वह बिंदु जहां पर प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के बाद अभिसारित होती हैं, उस बिंदु को फोकस कहते हैं, ठीक है। वह बिंदु जहां पर प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर समानांतर हो जाती हैं, उसी को हम फोकस कहते हैं। देखिए देखिए फिर से इसको देखिए। पहले प्रकाश की किरण कुछ इस तरह से आती है, ये क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर, यानी प्रकाश की किरणों का समांतर होना जरूरी है। प्रकाश की किरणें जो समांतर आती हैं मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं या होकर गुजरती हुई प्रतीत होती हैं, उसी को हम लोग कहते हैं फोकस। देखिए यहां पर प्रकाश की किरणें, पहले प्रकाश की किरण ऐसे आती है और परावर्तन के पश्चात ऐसे निकल जाती है, ठीक है। कैसे आई? ऐसे आई, और निकली कैसे? ऐसे निकली। यहां फिर से देखिए प्रकाश की किरण ऐसे आती है और परावर्तन के पश्चात ऐसे नीचे की ओर निकल जाती है। मगर अगर हम इसको पीछे की ओर प्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है, ऐसा लगता है मानो ये किसी एक बिंदु से आ रही है। देखिए ऐसा लगता है मानो इस बिंदु से आ रही हैं। इसको अगर हम F कह दें तो ऐसा लगता है मानो ये F से आ रहे हैं, देख रहे हैं, ये F से ऐसे ऐसे जा रही हूं, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि F से ही ये जा रहे हैं, इसीलिए इस F को हम कहते हैं फोकस या फोकस बिंदु, ठीक है। तो इसकी परिभाषा को लिख लेते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर या समानांतर चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर या समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात
अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं या गुजरती हुई प्रतीत होती हैं, हुई प्रतीत होती हैं, फोकस या फोकस बिंदु कहलाता है। फोकस या फोकस बिंदु कहलाता है। ठीक, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद चलिए फोकल लेंथ और पढ़ लेते हैं आज की क्लास में। फोकल लेंथ क्या होता है भाई? फोकल लेंथ या फोकल लेंथ क्या होता है, या जिसको हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकल लेंथ है या फोकस दूरी क्या है? फोकल पॉइंट या फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस या फोकस बिंदु एवं प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो मित्रों, आज की क्लास को यहीं पर मैं वाइंड अप कर रहा हूं। उम्मीद है कि आज की यह क्लास आप लोगों को अवश्य समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है, कोई भी बात है, किसी भी तरह की आपको समस्या है, ऑडियो से लेकर वीडियो से लेकर के किसी भी तरह की समस्या हो, तो आपका बहुमूल्य सुझाव सादर आमंत्रित है। कमेंट सेक्शन में जाइए और इस क्लास से संबंधित कोई भी प्रतिक्रिया हो तो आप दीजिए। इसके अतिरिक्त आप इस फाउंडेशन से जो घनानंद सर के संयोजन में चल रही है, इसमें आप लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए, धरती पुत्र फाउंडेशन से जुड़िए। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। जय हिंद।